हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2 टेक्निकल हेल्पर इलेक्ट्रीशियन के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रवर्धक परिपथ में निर्गत वोल्टता का एक अंश 180 डिग्री यानी 180 कला अंतर पर परिपथ के निवेशी भाग को प्रदान किया जाए तो यह सिद्धांत कहलाता है। यानी एक देखिए कि एक एम्पलीफायर है जिसका निर्गत वोल्टता, निर्गत मतलब आउटपुट वोल्टेज 180 अंश कलांतर का मतलब निवेशी भाग को, यानी इनपुट से आउटपुट के बीच में कितना कलांतर हो रहा है, 180 का कलांतर हो रहा है। तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ऋणात्मक फीडबैक, धनात्मक फीडबैक, वोल्टता फीडबैक, धारा फीडबैक, क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऋणात्मक फीडबैक। अब देखिए, जब भी आपका निगेटिव फीडबैक होता है, ऋणात्मक फीडबैक होता है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो वह बनता है मतलब 180 डिग्री यानी 180 अंश का। ठीक, अगर धनात्मक फीडबैक है, कौन सा फीडबैक है? धनात्मक फीडबैक है, तो धनात्मक फीडबैक में 0 डिग्री का मतलब आपका एंगल बनेगा। ठीक है, जैसे कि जो धनात्मक फीडबैक आप यूज करते हो वही यूज करते हैं हम ऑक्सीलेटर में। ठीक है, दोलित्र जिसको आप कहते हो, दोलित्र में हम जो यूज करते हैं वो कौन सा फीडबैक होता है? धनात्मक फीडबैक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक पुनर्निवेश यानी फीडबैक का लाभ नहीं है? तो ऋणात्मक फीडबैक का लाभ कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है शोर में कमी, विरूपण में कमी, लाभ में कमी, या फिर ध्वनि श्रेष्ठता में वृद्धि। तो देखिए, ऋणात्मक फीडबैक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो लाभ में जो होती है वह वृद्धि होती है, यह इसका लाभ नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी फीडबैक परिपथ में एमीटर प्रतिरोध को एक संधारित्र के द्वारा उपमार्ग प्रदान न किया जाए तो परिपथ कहलाता है। अब देखिए, कोई फीडबैक परिपथ है, अब उसमें एमीटर प्रतिरोध को एक संधारित्र के द्वारा उपमार्ग प्रदान ना किया जाए, एमीटर प्रतिरोध को संधारित्र के द्वारा उपमार्ग प्रदान नहीं किया गया है, तो परिपथ क्या कहलाता है? धारा फीडबैक, वोल्टता फीडबैक, प्रतिलोमित वोल्टता फीडबैक, उल्टा हुआ परिपथ यानी फीडबैक परिपथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं धारा फीडबैक। यानी एमीटर प्रतिरोध को आपने क्या प्रोवाइड नहीं किया, संधारित्र नहीं दिया, तो यह क्या हो जाएगा? धारा फीडबैक परिपथ। अब यहाँ एमीटर प्रतिरोध ना होकर यहाँ पे वोल्टता प्रतिरोध होता तो वहाँ पे फिर हम वोल्टता फीडबैक परिपथ उसको बोलते हैं, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे? धारा फीडबैक परिपथ बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रवर्धक के लाभ के स्थिरीकरण के लिए क्या होना चाहिए? अब कोई एम्पलीफायर है, यानी कि प्रवर्धक कोई एम्पलीफायर है जिसमें आपको स्थिरीकरण करना है, तो क्या होगा? धनात्मक फीड प्रयोग के लिए किया जाता है, कोई फीडबैक प्रयोग नहीं किया जाता है, निर्विष्ट वोल्टता परिवर्तित की जाती है, ऋणात्मक फीडबैक प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर में हम लोग कैसा फीडबैक इस्तेमाल करते हैं? तो ऋणात्मक फीडबैक हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा एम्पलीफायर होता है वह कौन सा मतलब कि फीडबैक इस्तेमाल करते हैं? तो ऋणात्मक फीडबैक इस्तेमाल करते हैं। और ऋणात्मक फीडबैक का क्या लाभ होता है कि यह इनपुट तथा आउटपुट के बीच में कितने डिग्री का एंगल देता है? 180 डिग्री का एंगल आपको मिलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेडियो रिसीवर की स्वचालित ध्वनि प्रबलता नियंत्रण प्रणाली में प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि रेडियो रिसीवर की स्वचालित ध्वनि प्रबलता एवीसी, ठीक है, ऑडियो वीडियो जो कंट्रोल है वो किस में आपको मतलब अच्छा मिलता है? धनात्मक फीडबैक में, ऋणात्मक फीडबैक में, प्रतिलोम फीडबैक में, या कोई फीडबैक नहीं हो? तो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है ऋणात्मक फीडबैक। तो याद रखिएगा कि रेडियो रिसीवर की स्वचालित ध्वनि प्रबलता नियंत्रण के लिए जो हम प्रणाली उपयोग करते हैं वह हमारे पास होती है ऋणात्मक फीडबैक। इसे हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक फीडबैक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन के अनुसार विद्युत जल तापक पिंड यानी वाटर हीटर बॉडी और योजक केबल के बीच विद्युत प्रतिरोध क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है कि जल तापक यानी वाटर हीटर बॉडी और योजक केबल के बीच का विद्युत प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे आप याद रखिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगर 0.5 मेगा ओम की अगर हम बात करें तो लगभग 50 किलो ओम की बात कर रहा है कि 50 किलो ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो चाहे 50 किलो ओम याद रखो, चाहे 0.5 मेगा ओम याद रखो। ठीक है, सॉरी 50 नहीं, 500 किलो ओम। ठीक है, 500 किलो ओम से कम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है कि प्रक्रिया वोल्टेज के साथ लघु परिपथ दोष होने पर उसका निराकरण क्यों नहीं किया जा सकता। यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज के साथ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने पर उसका निराकरण क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है, लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो उसका निराकरण क्यों नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन है उच्च लघु परिपथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। उसके बाद ऑप्शन क्या है आपका, सप्लाई साइड से जुड़ा अतिधारा बचाव युक्ति चालू होकर सप्लाई को बंद कर देगी। ठीक है, उसके बाद उच्च लघु परिपथ वोल्टेज से खतरनाक इलेक्ट्रिक आर्क पैदा हो सकता है। उच्च लघु परिपथ धारा सप्लाई स्रोत को ओवरलोड कर सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है वह क्या होना चाहिए, आपको यही बताना है। ठीक है, तो 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए जब भी आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी कोई सिस्टम है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है यानी लघु परिपथ दोष हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका निराकरण क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उच्च लघु परिपथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। जो बहुत हाई, मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट आपने लगाया है वह हाई धारा मापक है, तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस कंडीशन में जो नॉर्मल करंट होगी, जो सामान्य करंट होगी, उससे ऊपर करंट फ्लो होगी। लेकिन जो धारा मापक आपने बनाया है हो सकता है उसकी रेटिंग बहुत ही हाई हो और जो फॉल्ट करंट यानी लघु परिपथ धारा है वो थोड़ी सी कम हो, तो उस कंडीशन में धारा मापक क्या होगा उसको जज नहीं करेगा, जिससे कि उपकरण क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग वोल्टेज के साथ, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज के साथ लघु परिपथ दोष होने पर उसका निराकरण नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीलिंग फैन के स्विप को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जा सकता है। सीलिंग फैन के जो स्विप हैं उनको किस संदर्भ में प्रकट कर सकते हैं। तो ऑप्शन है उसके घूर्णन से बने वृत्त के अर्धव्यास से, ब्लेड की लंबाई का दोगुना से, ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र तक की दूरी, ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की दोगुनी दूरी। तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि सीलिंग फैन के जो स्विप हैं उसको किस संदर्भ में आप व्यक्त कर सकते हो। तो वह है कि ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की बीच की दूरी कितनी हो, दोगुनी दूरी के रूप में हम किसको व्यक्त कर सकते हैं, स्विप को। ठीक है, ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की दोगुनी दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना की गई है। कहाँ में, कोटा में, तारापुर में, कलपक्कम में, नरोरा में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कहीं कहीं पूछा जाता है आपसे कि भारत में प्रथम परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वो कहाँ पे है, तो वह तारापुर यानी महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, जो कि तारापुर में पड़ता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि एक अणुशक्ति इकाई बराबर होती है। अब एक अणुशक्ति जो इकाई है वह किसके बराबर होती है, 1.66 गुणे 10 घाते माइनस 24 की ग्रा के, 1.66 गुणे 10 घाते माइनस 27 की ग्रा के, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 की ग्रा के, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 13 की ग्रा के। एक अणुशक्ति इकाई किसके बराबर होती है। तो यह बराबर होती है 1.66 गुणे 10 घाते माइनस 27 किलोग्राम के। ठीक है, तो एक अणुशक्ति इकाई जो आपकी है किसके बराबर हो गई, ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम के बराबर ऊर्जा देता है। अब 1 किलोग्राम मान लीजिए आप यूरेनियम को जलाते हैं तो जो कोयला जलाने के बाद कितने किलोग्राम कोयला के बराबर ऊर्जा देगा। अब 1 किलोग्राम यूरेनियम की बात की जाए तो यह बराबर होता है आपका 10,000 किलोग्राम कोयला के।
यानी अगर 1 किलो यूरेनियम आप जलाओगे, उसके बाद 10,000 कोयला जलाओगे, तो उस कंडीशन में आप दोनों से जो ऊर्जा मिलेगी, दोनों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। ठीक है। अगर और हम बात करें तो एक जो यूरेनियम है, यूरेनियम पावर प्लांट हम जो बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, यूरेनियम पावर प्लांट जो हम बनाते हैं, इसके द्वारा बना हमारा पावर प्लांट जो होगा वह बेस लोड की तरह यूज होगा, आधार लोड की तरह। ठीक है। जबकि डीजल पावर प्लांट जो हम बनाते हैं, ठीक है, डीजल पावर प्लांट उसके द्वारा बना हमारा उसके द्वारा बना प्लांट हमारा जो होता है वह पीक लोड की तरह यूज होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है। तो यूरेनियम आपका किस में होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये हम यूज करते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम जो यूज करते हैं वो यूरेनियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक एटॉमिक मॉस यूनिट के बराबर होता है, यानी एक एम यू किसके बराबर होता है। ऑप्शन आपके हैं 931.4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 251.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 120.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 315.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसके बराबर होता है। तो हमारा जो एटॉमिक मॉस यानी एक AMU होता है वह बराबर होता है 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि जो जे मतलब कि ये सब एग्ज़ाम जो आपके हैं, मतलब TG2 में बहुत ही बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तांबे के तार को एल्युमिनियम तार के साथ संयोजित करते समय प्रयोग करें। सीधी नलिका और नट संयोजक, द्विधात्विक सार्वत्रिक पीजी क्लैंप, मानक पीजी क्लैंप, दाब संयोजक। तो 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, अगर आपको एक तांबे का तार है, सपोज ये तांबे का तार है और ये किसका, ये CU है और ये एल्युमिनियम है, दोनों को आपको जोड़ना है, तो फिर कैसे जोड़ोगे। तो हम इसको जोड़ते हैं द्विधात्विक सार्वत्रिक पीजी क्लैंप से। द्विधात्विक सार्वत्रिक पीजी क्लैंप से हम इसका कनेक्शन करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवासीय कॉलोनी की सर्विस लाइन में किस प्रकार के खंभों को वरीयता दी जाती है। अब आवासीय कॉलोनी में जो सर्विस लाइन आपकी लगी रहती है वहाँ पे कैसे खंभों को आप लगाते हो। कास्ट मतलब इस्पातकार नालकार, RCC के, या फिर इस्पात मीनार। कास्ट मतलब लकड़ी का जो हम बनाते हैं उसका, किसका हम करते हैं यूज। 64 नंबर का। तो देखिए अब अपने गांव में देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पोल्स कौन सा लगा हुआ, सबसे ज़्यादा खंभा कौन सा लगा है, तो RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। तो RCC का ही हम इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना दो पार्सल चालकों के मध्य बनता है जब। देखिए कोरोना आपका क्या है कि एक तरह का समझ जाइए कि एनर्जी लॉस है ट्रांसमिशन लाइन में। तो दो पारेषण यानी कि संचरण लाइनों में दो पारेषण चालकों के मध्य बनता है जब इनका विभवांतर उच्च होता है, इनकी दूरी कम होती है, ये DC पावर ले जा रहे होते हैं, A और B। अब देखिए तो ध्यान समझिए कि कोरोना आपका तब होगा जब दो चालकों के बीच में, दो तारों के बीच में हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएं और उनकी दूरी उनके वोल्टेज की तुलना में क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उन चालकों के आसपास की जो वाई होती है वह आयनित हो जाती है। जब वह वाई आयनित हो जाती है तो जिसके कारण से, जब वाई आयनित हो जाती है तो जिसके कारण से क्या होता है कि चालक के पास CC की आवाज़ आने लगती है। ठीक है, CC, ठीक है, CC की आवाज़ आने लगती है। उसके बाद यह जो मतलब कि ये जो सब प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं कोरोना। कोरोना में जो मतलब कि एक स्पार्किंग पैदा होती है। ठीक है, कोरोना में एक स्पार्किंग पैदा होती है। उस स्पार्किंग को हम क्या बोलते हैं, उस स्पार्किंग का रंग कैसा होता है, तो वायलेट होता है, ब्लू या फिर ब्लूइश। ठीक है, ऑप्शन में आप कभी भी देखोगे तो आपको कैसा मिलेगा, ब्लूइश, ब्लूइश कलर मिलता है। ठीक है, ब्लूइश। तो इसको हम बोलते हैं एक कि कोरोना के कारण कैसा रंग पैदा होता है। तो कभी कभी ये पूछता है तो कैसा होगा, ब्लूइश कलर का रंग पैदा होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, A और B। यानी कि जब हम विभवांतर उनके बीच का उच्च करेंगे और इनके बीच की दूरी क्या करेंगे, कम होती जाएगी। ओके। चलिए अगला है, कोरोना कम कर सकते हैं कैसे, ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाकर, चालकों के मध्य अंतर कम करके, चालकों के प्रभावी व्यास को बढ़ाकर, उक्त में कोई भी।
तो 60C नंबर का जो क्वेश्चन है, अब देखिए कोरोना को आपको कम करना है, तो कोरोना कम करने के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कोरोना आपका कम होगा जब ऑपरेटिंग वोल्टेज घटेगा। चालकों के मध्य अंतर कम करके, चालकों के मध्य अंतर बढ़ा के आप कोरोना को कम कर सकते हो, ना कि कम करके। कम करने से उसके बीच कोरोना क्या होगा, बढ़ेगा। चालक के प्रभावी व्यास को बढ़ाकर, अब चालक का जो व्यास है उसको अगर आप बढ़ा दोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर चालक का प्रभावी व्यास यानी जो व्यास आपको पहले दिया था अगर उससे आप बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा कि कोरोना आपका कम हो जाएगा। उससे कोरोना क्या हो जाए, कम हो जाएगा। तो बोला ही है कि कोरोना कम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की इकाई होती है। अब प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, सबको पता है कि ओम होती है, ठीक है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। महो, महो किसकी इकाई होती है, तो महो इकाई होती है चालकत्व की, ठीक है। प्रतिरोध चालकत्व, तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है आपकी, ओम होती है, और चालकत्व इकाई महो होती है। वोल्ट जो होती है किसकी होती है, वोल्ट होती है हमारी वोल्टेज की, और एम्पियर जो होती है हमारी करंट की होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी नियम में स्थिर ताप पर बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन किया गया है, किसके कारण। तो बहुत ही क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक बंद परिपथ है, धारा और वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में संबंध जो दिखाता है, यानी V बराबर I इंटू आर। आपको देखते ही ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि किसका है। और इसमें आपको पता है कि जो टेम्परेचर यानी जो तापमान है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर रहता है। टेम्परेचर कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो ये बेसिकली किसका नियम है, तो यह नियम है आपका ओम का नियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये जो स्विच दिखाया गया ये किस प्रकार का स्विच है, आपको यही बताना है, ठीक है। अब देखिए ये जो स्विच आपको दिखाया गया, क्या ये टू वे स्विच है, क्या ये टॉगल स्विच है, या फिर ये बेल पुश स्विच है, या फिर यह इंटरमीडिएट स्विच है। देखिए जितने भी सिंबल्स हैं ना, सारे सिंबल्स आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी आपसे एक आध सिंबल उठा के दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिंबल पता होने चाहिए। अगर आपको याद है तो धीरे धीरे आप, मतलब अभी से प्रैक्टिस करो कि हर एक सिंबल को आप याद करते रहो। देखो प्रैक्टिस करने के लिए, याद करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चीज़ें धीरे धीरे उसको डेवलप करो। अब एक झटके में डेवलप कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, तो आपको धीरे धीरे चीज़ों को डेवलप करना है। तो ये जो स्विच है ये कौन सा स्विच है, ये स्विच है इंटरमीडिएट स्विच। कौन सा स्विच है, इंटरमीडिएट स्विच बना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार की रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है। अब बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार की रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है, अंडर करंट रिले, वोल्टेज रेसिंग रिले, लैचिंग रिले, करंट सेंसिंग रिले। 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वह बताइए, बिजली कट जाने के बाद भी वह रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है, तो वह होता है आपका लैचिंग रिले, ठीक है। तो लैचिंग रिले एक ऐसा रिले है कि लाइट अगर आपकी चली भी गई उसके बाद भी उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं यानी संपर्क वह स्थिति में बने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग कारक क्या होता है। अब एचआरसी फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग कारक यानी फ्यूजिंग कारक अगर आप पढ़े होंगे तो इसके लिए बताइए कि फ्यूजिंग कारक आपका एचआरसी फ्यूज के लिए क्या होता है। तो ऑप्शन क्या है आपका 1.7, 2, 1.4, 1.1। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.1, 1.1। अच्छा एक चीज़ बताना है आपको कि फ्यूजिंग कारक यानी फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है क्या होता है, बताइए। फ्यूजिंग कारक अगर हम फ्यूजिंग फैक्टर चलो लिख देते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर तो क्या होता है कि मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं अपान में जो होती है वो रेटेड करंट होती है, और ऊपर जो होती है वो फॉल्ट करंट होती है, फॉल्ट करंट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि फ्यूजिंग करंट, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर्म जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है ये होती है फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग करंट अपान रेटेड करंट, ठीक है, रेटेड करंट। अब देखिए फ्यूजिंग करंट वह करंट होती है जिसपे आपका जो फ्यूज है वो फ्यूज कर जाएगा, और रेटेड करंट आपकी वह करंट होती है जो कि फ्यूज की रेटिंग होगी। रेटिंग का मतलब जैसे 5 एम्पियर का बना हुआ है फ्यूज, तो ये आपकी रेटेड करंट है, और फ्यूजिंग करंट जो होगी वह 5 एम्पियर से ऊपर की होगी। फ्यूजिंग करंट 5 एम्पियर से ऊपर की होगी,
तो इसलिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ये बात आपको याद रखना है कि फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा 1 से क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए इसका मान जो है 1.1 है, किसके लिए, HRC फ्यूज के लिए। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्थायी कैपेसिटर मोटर का निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है। अब स्थायी कैपेसिटर मोटर की बात की गई है, ठीक है। स्थायी कैपेसिटर मोटर की तो उसमें क्या है, कंप्रेसर में, ब्लोअर में, छत के पंखे में, कपड़े धोने की मशीन में। तो आपको पता है कि स्थायी कैपेसिटर यानी जिसमें कैपेसिटर परमानेंट लगा हो उसको आपको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके लिए जो आपका मोटर यूज होता है वह होता है सीलिंग फैन, यानी छत के पंखे में आप इसका इस्तेमाल करते हो स्थायी कैपेसिटर मोटर का, छत के पंखे में। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज वाली मोटरों में प्रयोग किए जाने वाले कैपेसिटर का उद्देश्य होता है। तो सिंगल फेज वाली मोटरों में प्रयोग किए जाने वाले कैपेसिटरों का उद्देश्य होता है मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना, रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड को सृजन करने के लिए फेसों को स्प्लिट करना, मोटर की शोर को कम करना, मोटर को ओवरलोड से बचाना। तो देखिए अगर हम बात करें तो सिंगल फेज मोटरों में जो कैपेसिटर हम लगाते हैं वो क्या करता है, रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड का सृजन यानी पैदा करता है, जिससे फेसों का क्या हो सके, स्प्लिट हो सके। यानी कि कैपेसिटर का इस्तेमाल करने से फेज स्प्लिट हो सकता है, जिसके कारण से आपका चुंबकीय फील्ड पैदा हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल फेज मोटरों में जो कैपेसिटर है उसका प्रयोग करने से हम चुंबकीय फील्ड को पैदा कर सकते हैं, जिससे हम फेज स्प्लिटिंग कर सकते हैं। फेज स्प्लिटिंग करने का मतलब कि जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में कुछ ना कुछ टॉर्क डेवलप होगा, जिसके कारण से वह मोटर का जो रोटर है वह घूमने लगेगा, ठीक है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर से इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट की मात्रा को ई नॉट बराबर वी एल वी साइन थीटा के द्वारा दिया जाता है। इस सूत्र में V निम्नलिखित में से किसका संकेतक है। V जो है वो किस चीज़ का संकेत कर रहा है, अल्टरनेटर द्वारा बनाई गई वोल्टेज का, वेबर में बल की चुंबकीय लाइनों की संख्या का, वेबर पर वर्ग मीटर में फ्लक्स का घनत्व, लूप रोटेशन में मीटर प्रति सेकेंड वेग का। तो बताइए करेक्ट आंसर किस चीज़ का हो। तो देखिए इसमें ई नॉट जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड वोल्टेज, जिसमें बी एल वी साइन थीटा है। तो इसमें बी जो है ये क्या है, ये वेबर पर वर्ग मीटर में फ्लक्स घनत्व है। ये क्या है, वी फ्लक्स घनत्व है, जबकि यल क्या है, लंबाई है। यल क्या है, लंबाई है। जबकि वी जो होता है वो आपका क्या होता है, वेग, कि किस वेग से आपका चालक घूम रहा है, किस वेग से चालक आपका घूम रहा है। और वेग का मात्रक आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो यानी वी है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लूप रोटेशन में मीटर प्रति सेकेंड वेग का, यानी वेग का मीटर प्रति सेकेंड में लूप रोटेशन। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि किसी सीआरओ में ट्रेस की शार्पनेस को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण स्विच का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ट्रेस की जो मतलब कि क्या है, शार्पनेस को, ट्रेस की शार्पनेस को क्या करना है, नियंत्रण करने के लिए कौन से स्विच का प्रयोग करते हैं, इंटेंसिटी नियंत्रण स्विच, टाइम बेस्ड स्विच, CAL स्विच, अल्टरनेटर स्विच। तो 75 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा इंटेंसिटी नियंत्रण स्विच, इंटेंसिटी नियंत्रण स्विच। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।